जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। तो नमस्कार दोस्तों, एबीएस क्लासेस में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि आप लोग पहले से जान चुके होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मुस्लिम लॉ, मतलब मुस्लिम विवाह से हम लोग जो है मेहर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेहर। जैसे कि ये फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग आता है। फैमिली लॉ में जो है दो पार्ट हैं, एक जो है मुस्लिम लॉ बट गया है, एक जो है हिंदू लॉ। तो हम लोग मुस्लिम लॉ से जो है पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मेहर को पढ़ेंगे। मुस्लिम लॉ से एक मेहर होता है, मेहर जो है चैप्टर है उसी को हम लोग क्लियर करेंगे और सही से। अब मेहर वास्तव में क्या होता है? जैसे किसी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट, वास्तव में इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई चीज़ आप जो है लेन देन, मतलब किसी में साझा कर रहे हैं, आप वादा कर रहे हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट है। आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से फुल कॉन्सेप्ट के साथ। कितना क्या है क्या नहीं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, उसकी परिभाषा, डेफिनेशन, प्रकृति, सब कुछ एकदम फुल क्वेश्चन के साथ। आप लोग जिस भी क्षेत्र में, जुडिशियल क्षेत्र में हो, तो आप लोग इसमें जो है लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप लोग जो है कोई भी किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एपीओ हुआ, पीसीएसजे हुआ, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। तो इसे सही से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, एकदम बढ़िया से। मैं आपको थोड़े टाइम में आपको बढ़िया से समझाऊंगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक दोस्तों, और अच्छे से देखिएगा और फुल देखिएगा, तभी मज़ा आने वाला है, नहीं तो नहीं। आप लोग पूरा देखिएगा, वास्तव में मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर उससे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अब हम मुस्लिम विवाह में मेहर क्या होता है और उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं टेबल दिखा दूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इस पर। जैसे कि क्या क्या हेडिंग है। इस्लाम से पहले की स्थिति पढ़ेंगे। दूसरा नंबर है मेहर की परिभाषा। नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग मेहर की प्रकृति। नंबर 4 पढ़ेंगे मेहर का महत्व। नंबर 5 पढ़ेंगे मेहर का उद्देश्य। नंबर 6 पढ़ेंगे हम लोग मेहर की विषय वस्तु। नंबर 7 पढ़ेंगे मेहर का वर्गीकरण। इसके बाद 7.1 पढ़ेंगे निश्चित मेहर और मेहर या मुसम्मा, ये मतलब स्पेसिफाइड जो है डॉर, ये होता है, मतलब इसके प्रकार हैं। इसके बाद ये पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद 8 नंबर पढ़ेंगे मेहर का भुगतान ना किए जाने पर पत्नी के अधिकार। इसके बाद 9 नंबर पढ़ेंगे मेहर प्राप्त करने के लिए वाद लाने की समय सीमा। बस दोस्तों, हम लोग 9 हेडिंग को हम लोग क्लियर करेंगे एकदम बढ़िया से। जो 9 मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें भी देखिए 7 नंबर में मेहर के वर्गीकरण में 2 3 4 हैं, 1 पॉइंट करके दिए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। इस्लाम से पहले की स्थिति, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ईयरफोन लगा लीजिए, बढ़िया से कहीं मस्त मूड में बैठ जाइए, माइंड में बैठ जाइए। एकदम आप खाना बना रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं, आप लोग एक बार ईयरफोन लगा करके सुन लीजिए मेरी बातों को, सिर्फ मेरी बातों को सुनिए अच्छे से। आपको मैं कह रहा हूँ 75 नहीं तो 8, 75 नहीं तो जो है 75 आपको परसेंट आपका क्लियर हो जाएगा एक बार सुन रहे हैं तो। अगर फिर दोबारा सुन ले रहे हैं, अगर अच्छे से बढ़िया से, अगर देख के अगर सुन रहे हैं, अगर देख भी रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा, ये जान लीजिए। एकदम ध्यान से बने रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस्लाम से पहले की स्थिति क्या थी। इस्लाम के आने से, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस्लाम के आने से पहले विवाह के वक्त स्त्री का पिता मेहर की रकम प्राप्त करता था। तो जहाँ तक समझ चुके होंगे आप लोग, क्या समझाना है इसमें। हालांकि उस वक्त स्त्री के गुजर बसर करने के लिए पति द्वारा उसे कुछ रकम देने की प्रथा थी। हालांकि उचित कानून नहीं होने के कारण इस नियम का पालन नहीं होता था। आप लोग देख लीजिए, पहले की स्थिति यही है जी। लेकिन इस्लाम ने पत्नी को मेहर का हकदार बना दिया। ये कानून पारित हुआ, ये आईपीसी के थ्रू जो है, मतलब ये जो है अमेंडमेंट हुआ, कानून पारित हुआ जो है। इसके में जो है आईपीसी नहीं आएगा, सॉरी दोस्तों। इसमें जो है क्या क्या हुआ क्या नहीं, तो पहले ये स्थिति नहीं थी। पहले की स्थिति मैं बता रहा हूँ। उस वक्त एक प्रथा शिगार विवाह, एक प्रथा चला था जो इसका नाम था शिगार विवाह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लोग जानिएगा, आप लोग इसको जानिएगा ध्यान से, के नाम से चलन में थी, जिसमें एक पुरुष, अब देखिए सीआर परीक्षा देखिए, जिसमें एक पुरुष अपनी बेटी या बहन को अपने विवाह के बदले में दूसरे व्यक्ति को दे देता था। ये प्रथा थी पहले मुसलमान लोगों में। ये मुस्लिम विवाह का पढ़ा रहा हूँ मैं, आप हिंदू मत समझिएगा कि सर ऐसा कहे थे वैसा वैसा।
तो ऐसा कुछ मत समझिएगा, बाकी ये मुस्लिम विवाह के लिए है। उसकी बहन या पुत्री से वह खुद विवाह कर लेता था, ये भी जाने। कुरान में लिखा है कि कुरान में क्या लिखे देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर तुम अपनी पत्नियों से अलग होते हो तो उन्हें सौहार्द से विदा करो। जो चीज़ें तुमने उन्हें कभी उन्हें फिर उनसे लेने की तुम्हें अनुमति नहीं है। देखिए, ये था कि अगर आप उनसे जो है वो कर रहे हैं, क्या कुरान में लिखा है कि जो है आप अगर तलाक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कोई भी कार्य हो रहा है, तो अगर जो पत्नी को आप दे दिए हैं एक बार, ये दोबारा वो वापस नहीं ले सकते, ये कहा गया है कुरान में। अब चलिए देखिए, यहाँ जोड़ा मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे खुश हो रहे होंगे कि खास मेरी भी शादी हो। चलिए होगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस बढ़िया से पढ़िए, नौकरी पाइए। मेहर की परिभाषा, अच्छी से अच्छी बीवी मिलेगी। मुल्ला के अनुसार मेहर एक ऐसी धनराशि है, संपत्ति है, जिसको विवाह के प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के लिए पत्नी हकदार है। देखिए, प्रतिकर मैंने बता दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट है ये। प्रतिकर, ये पत्नी को राइट दिया गया है, लीगल राइट है ये, जो है मुस्लिम विवाह में, मुस्लिम लोगों में। देखिए, तैयब जी के अनुसार मेहर वह धनराशि है जो विवाह के बाद पति द्वारा पत्नी को पक्षकारों के करार या कानून द्वारा देय होती है। वह या तो तत्कालिक मुअज्जम या स्थगित मुअज्जम होता है। देखिए, दोनों में से, या तत्कालिक दे या तुरंत या थोड़ी देर बाद। विल्सन के अनुसार मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिहार बदला है। देखिए, विल्सन ने कहा है या तैयब जी ने कहा, मतलब अलग अलग डिफिनीशन सभी लोगों ने दिया है। भारत में मुस्लिम अधिवक्ताओं के अनुसार ये देखिए, मेहर सोना अथवा चांदी के वजन में होना चाहिए ताकि मुद्रा के उतार चढ़ाव में स्त्री के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। देखिए, अधिवक्ताओं का ये कहना है, तो आप लोग पढ़ रहे हैं अगर, तो एक अधिवक्ता वैसे ही होंगे। देखिए, मेहर की प्रकृति देख लेते हैं। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, इस केस से हम लोग सही से समझ लेते हैं कि मामले में न्यायाधीश महमूद ने कहा कि मेहर मुस्लिम विधि में वह धनराशि या संपत्ति होती है जिसे पति विवाह के प्रतिकर के रूप में पत्नी को देने का वादा करता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये ऐसा धनराशि है मेहर कि जो है पत्नी को जो है पत्नी को देने के लिए पति जो है एक मेहर, एक रकम तय करता है विवाह के दरमियान, और उसे उसे बाध्य होगा। और अगर विवाह के समय इसे नियत ना भी किया जाए या इसका जिक्र ना किया जाए तो भी कानून पत्नी को मेहर का हक प्रदान करता है। ये भी जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि उस समय ही आपका जो है मेहर का रकम कॉन्ट्रैक्ट हो कि इतना धन इतना राशि देना, ऐसी कोई बात नहीं। उस समय नहीं याद आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाद में भी पत्नी जो है हक अपना ले सकती है पति से। ऐसा मत सोचिएगा कि प्रेजेंट टाइम में नहीं हुआ, विवाह के समय नहीं हो पाया कुछ, तो ऐसा हो जाएगा कि अब हमें मेहर नहीं देना पड़ेगा आपको। वो बाद में भी ये हक है, इतना जान लीजिए पत्नी को। तो ये कह रहा, मेहर की प्रकृति के संबंध में अब्दुल रहीम का मत न्यायमूर्ति महमूद ने मत से भिन्न है। उनके अनुसार मेहर वैवाहिक संविदा का प्रतिफल नहीं है, बल्कि वह पति पर मुस्लिम विधि द्वारा आरोपित एक कर्तव्य है जिसे पत्नी के सम्मान के प्रतीक के रूप में पति को पूरा करने के लिए बाध्य है। ये न्यायालय द्वारा कहा गया है। देखिए, ये कह रहे हैं न्यायालय कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये मेहर या संविदा का प्रतिफल नहीं है, बल्कि वह पति मुस्लिम विधि द्वारा आरोपित एक कर्तव्य है। सही बात, बिल्कुल सही है। तो मेहर इसलिए लाया गया था कि, मतलब मैं आपको मोटा मोटा बता कि ये तलाक क्यों, जैसे लोग तलाक 3 बार कह देते थे कि तलाक हो जाए, तो तलाक हो जाता था, लेकिन उसी के बाद के मामले में ये मेहर शब्द लाया गया। देखिए, फतवा काजी खां के अनुसार मेहर विवाह का एक ऐसा आवश्यक अंग है कि अगर विवाह के वक्त संविदा में उसका जिक्र ना हो तो भी विधि स्वतः संविदा के आधार उसकी पूर्व धारणा कर लेगी। जान लीजिए, देखिए यहाँ कहा गया, साफ साफ लिखा है, ऐसा नहीं है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उस समय पति पत्नी या किसी को नहीं याद आया, मेहर की रकम नहीं तय हो पाई विवाह के दरमियान, तो आपको बाद में भी उसके देने के उस मतलब पत्नी को देने, मतलब मेहर देने के पति जो है बाध्य होगा, उसे देना ही पड़ेगा। अगर विवाह के पहले स्त्री अपने मेहर का त्याग कर दे या मेहर के बिना ही विवाह करने के लिए राजी हो जाए तो ऐसा करार या सहमति अमान्य होगी। ये भी जान लीजिए। मेहर का इतना महत्व इसलिए है कि वह पति द्वारा तलाक के अधिकार, देखिए यहाँ लिखा आ गया शब्द, मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन आ गया,
तलाक के अधिकार के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध पत्नी को सुरक्षा प्रदान करता है। ये इसका मेन महत्व यह है कि तलाक के कारण ही मेहर शब्द लाया गया। पति जो कि इसके कारण जो है थोड़ा डर बहस रहेगा कि पति जो है तलाक पत्नी को सुरक्षा प्रदान किया गया है। इसमें मेहर का उद्देश्य देखिए, मेहर का उद्देश्य है क्या मेहर का उद्देश्य पत्नी के पति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पर एक दायित्व आरोपित करना है। ये भी उद्देश्य। नंबर सेकंड है पति द्वारा तलाक के मनमाने प्रयोग पर एक अवरोध रखना है। ये भी है पत्नी द्वारा। देखिए मेहर की विषय वस्तु क्या है, जान लीजिए। देखिए कोई भी वस्तु जिसका कुछ मूल्य हो, जो माल की परिभाषा में आती हो और अस्तित्व में हो, मेहर की विषय वस्तु हो सकती है। लेकिन कुछ वस्तुएं जो मेहर की विषय वस्तु नहीं हो सकती है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे वस्तुएं जो मेहर निश्चित करते वक्त अस्तित्व में ना हो, जैसे अगले वर्ष की फसल, ये नहीं होना चाहिए। नंबर सेकंड है वस्तुएं जो मुसलमानों के लिए निषिद्ध हराम हो, जैसे शराब, सूअर की मांस, ये सब। नंबर थ्री पति पत्नी तो ये सब दोस्तों देखिए। नंबर थ्री है पति द्वारा सेवा सुन्नी विधि में मेहर की विषय वस्तु नहीं हो सकती है, लेकिन अगर पति एक निश्चित अवधि तक सेवा करने का वचन देता है तो शिया विधि में यह मेहर की विषय वस्तु हो सकती है। देखिए ये सब कोई टीचर नहीं बताएगा, मैं आपको सही से बता रहा हूँ, तो लास्ट तक बने रहेगा। अभी और मज़ा आने वाला है, सिर्फ सुनते जाइए एकदम ध्यान से, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर मेहर की संपत्ति के अंतर्गत कुछ संपत्ति अवैध है तो ऐसे मामले में केवल वैध संपत्ति ही मेहर की विषय वस्तु मानी जाएगी, ये कहा गया। देखिए मेहर का वर्गीकरण, राशि के आधार पर मेहर दो वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए राशि के अकॉर्डिंग। नंबर फर्स्ट है निश्चित मेहर, इसे कहते हैं, जैसे इसे जो मुसलमान में कहते हैं मेहर ई मुसम्मा, स्पेसिफाइड डॉर। नंबर फर्स्ट इसमें भी दो प्रकार है, मुअज्जम तत्कालिक मेहर, प्रॉफिट डावर। नंबर सेकंड है मुअज्जल स्थगित मेहर, जो है ड्राफ्टेड डॉर। देखिए उचित मेहर है मिसल पाव, जो है इसमें देख लेते हैं। निश्चित मेहर, अगर विवाह संविदा में मेहर की धनराशि का उल्लेख हो तो ऐसा मेहर निश्चित मेहर होता है। लेकिन विवाह के पक्षकार स्वस्थ चित्त हो या वयस्क हो तो मेहर की धनराशि विवाह के वक्त खुद तय कर सकते हैं और अव्यवस्थ की तरफ से उसके अभिभावक मेहर की धनराशि तय कर सकते हैं। अभिभावक द्वारा निर्धारित की गई धनराशि अवयस्क के ऊपर बाध्यकारी होगा, ये भी जान लीजिए। हनफी विधि में मोहर की रकम 10 हिरदम से कम और मालिकी विधि में 3 हिरदम से कम तय नहीं की जा सकती है, ये भी कहा गया। शिया विधि में मेहर का कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, यह निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। देखिए इसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं, लेकिन 2 प्रकार का माना गया। नंबर फर्स्ट है मुअज्जम मेहर, विवाह हो जाने पर मुअज्जम मेहर तत्काल देय हो जाता है और मांग पर तत्काल अदायगी जरूरी है। यह विवाह के पहले या बाद में कभी भी वसूली जा सकती है। देखिए पहले बता दिया हूँ, लेकिन बाद में यहाँ मेंशन भी किया हूँ। अगर विवाह की पूर्णावस्था प्राप्त नहीं हुई है तो मुअज्जम मेहर का भुगतान न होने के कारण पत्नी पति के साथ नहीं रहती है, तो पति द्वारा लगाया गया दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन रेस्टोरेशन ऑफ जो है कंजक्शन राइट का वाद खारिज कर दिया जाएगा। देखिए आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें कुछ करना है, जो समझाने वाली बात है मैं वैसे समझा रहा हूँ, बाकी पढ़ के सुना दे रहा हूँ अच्छे से सही। मुअज्जम मेहर विवाह की पूर्णावस्था प्राप्त हो जाने पर मुअज्जल नहीं हो जाता है। पूर्णावस्था प्राप्त कर लेने पर भी पत्नी को इस मेहर की वसूली का वाद दायर करने का पूरा अधिकार है, ये भी जान लीजिए। अंतर केवल इतना हो जाता है कि पूर्णावस्था प्राप्त कर लेने पर न्यायालय इस शर्त पर पति को डिक्री प्रदान करेगा कि पहले वह मेहर का भुगतान करे, क्योंकि मुअज्जल मेहर मांग कर दे होता है, इसलिए अवधि की गणना मांग और इनकार के समय से शुरू हो जाती है, ये कहा गया।
यह अवधि 3 साल की होती है, जान लीजिए। अगर विवाह अवस्था में पत्नी कोई मांग नहीं करती है तो केवल मृत्यु का या तलाक की तारीख से अवधि की गणना आरंभ हो जाती है, ये भी जान लीजिए। मुअज्जल क्या होता है? मुअज्जल में यह मृत्यु या तलाक द्वारा विवाह के समाप्त हो जाने पर अथवा करार द्वारा निर्धारित किसी निश्चित घटना के घटित होने पर देय होता है। पत्नी इससे पहले इसकी मांग नहीं कर सकती, लेकिन अगर पति चाहे तो ऐसा मेहर उसे अदा कर सकता है। मुअज्जल मेहर में पत्नी का हित निहित होता है, उसकी मृत्यु से भी वह टल नहीं सकता और उसके मर जाने पर ही उसका उत्तराधिकारी उसका दावा कर सकता है। ये भी जान लीजिए, इसका ये अटल है। इसे अगर मर जा रहे हैं तो इसका उत्तराधिकारी जो होगा, उसके बेटे पोता जो भी होगा वो देखेगा पूरा। मुअज्जल और मुअज्जल मेहर के विषय में पूर्ण धारणा। कठिनाई उस वक्त उत्पन्न होती है जब विवाह का दस्तावेज कबीरनामा इस विषय में मौन होता है कि कितना भाग मुअज्जल होगा और कितना भाग मुअज्जल होगा। देखिए, नाम ही वैसा है दोस्तों, तो क्या किया जाए। सुन्नी विधि में मेहर के विषय में जो है कबीरनामा और रिवाज के मौन होने पर आधा भाग मुअज्जल और आधा भाग मुअज्जल माना जाता है। शिया विधि में मेहर की पूरी राशि मुअज्जल मानी जाती है। ये भी जाने, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सब कॉन्सेप्ट है। यही सब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो इसे जाने रहिएगा। देखिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि हो जाता है, क्योंकि थोड़ा हार्ड है वर्ड। इलाहाबाद और बम्बई उच्च न्यायालय के मत से दोनों का अनुपात पति पत्नी की स्थिति स्थानीय रिवाज मेहर की कुल राशि और पति की हैसियत के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। ये भी कहा गया, हैसियत होना चाहिए भाई। ऐसे नहीं कि ये मेरे पास इतना होना चाहिए तो इतना मैं निर्धारित कर दूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जिससे जो है, जिसका जो क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग जो है मेहर जो है निर्धारित की जाएगी। देखिए, उचित रिवाजी मेहर। अगर मेहर की राशि निश्चित ना हो तो पत्नी उचित मेहर की अधिकारी होती है, चाहे विवाह की संविदा इस शर्त पर ही क्यों ना की गई हो कि पत्नी किसी मेहर दावा नहीं करेगी। उचित मेहर का निर्धारण निम्नलिखित आधारों पर किया जाना चाहिए। पत्नी की निजी अर्हताएं: उम्र, सौंदर्य, समृद्धि, समझदारी और सदाचार। नंबर फर्स्ट है उसके पिता के खानदान और सामाजिक स्थिति। नंबर 3 है उसके पिता पक्ष की संबंधी स्त्रियों को दिया गया मेहर। अगला पॉइंट है उसके पति की आर्थिक स्थिति। अगला पॉइंट है तत्कालीन परिस्थिति है। सब कुछ देखा जाएगा, आपको कैसे क्या है आप लोग के बारे में सब कुछ देखा जाएगा, तभी वो जा करके वो होगा। मैं आपको बता दिया हूँ पढ़ करके। यह नियम शिया लोगों में भी प्रचलित है, जिसमें मेहर की अधिकतम सीमा 500 हिर्दम रखी गई है, लेकिन पुत्री विधि में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, ये कहा गया है। मेहर में वृद्धि या कमी देख लीजिए। पति विवाह के बाद किसी भी समय मेहर में वृद्धि कर सकता है। उसी प्रकार पत्नी जिसने यौनावस्था प्राप्त कर ली है अपनी स्वतंत्र सहमति से मेहर की पूरी धनराशि को छोड़ सकती है। ये भी ये कहा गया, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती ले लेगी भाई। आप आपस में सहमति, जैसे आप लोग हैं, आप हैं, आपके भाई हैं, अगर आपस में सहमति है तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ है उसमें आधा ही हो, पूरा ले लीजिए, ऐसे होता है। अगली स्वतंत्र सहमति से मेहर की पूरी धनराशि को छोड़ सकती है या कुछ कम कर सकती है। पत्नी के द्वारा मेहर में दी गई छूट को हिबा या मेहर कहते हैं। मेहर की छूट लिखित होनी चाहिए, ये भी जान लीजिए, लिखित होनी चाहिए मेहर की छूट, नहीं तो नहीं माना जाएगा। मेहर का भुगतान किए जाने पर पत्नी के अधिकार। देखिए, समागम से इनकार। अगर मुअज्जम मेहर का भुगतान नहीं किया गया है और विवाह पूर्णावस्था को नहीं पहुंचा है तो पत्नी को समागम से इनकार करने का अधिकार है, ये भी जान लीजिए। लेकिन अगर विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो गया है तो पत्नी जो है समागम से इनकार नहीं कर सकती है, तलाक से इनकार नहीं कर सकती, बशर्ते कि पूर्णावस्था प्राप्त होने के वक्त पर अवयस्क से विकृत चित्त नहीं रही हो। अगर पत्नी अवयस्क है या विकृत चित्त है तो उसके संरक्षक को यह अधिकार है कि
वह मेहर के भुगतान होने तक उसे पति के घर जाने से रोक सके। ये भी कहा गया। ऋण के रूप में मेहर का अधिकार। पति के जीवन काल में पत्नी पति के विरुद्ध वाद लाकर मेहर प्राप्त कर सकती है। ये भी कहा गया। मेहर पति जो अगर पति की मृत्यु हो गई है तो मेहर का भुगतान नहीं हुआ है तो विधवा पति के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध वाद लाकर मेहर प्राप्त कर सकती है। भी कहा गया। पति के उत्तरदायी व्यक्तिगत रूप से मेहर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है, न वह केवल उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की सीमा तक उत्तरदायी है। ये भी कहा गया। मेहर के जो है एवज में पति की संपदा पर काबिज करने का जो है काबिज रहने का अधिकार जो है, ये भी पढ़ेंगे। अगर मेहर का भुगतान नहीं हुआ है तो विधवा पति की संपत्ति पर तब तक काबिज रह सकती है जब तक कि उसे मेहर का भुगतान नहीं हो जाता है। ये भी कहा गया। यह कब्जा हो से उस संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार नहीं है देता, इसलिए वह है उस संपत्ति को किसी अन्य को आंतरित नहीं कर सकती है। ये भी कहा गया। मेहर प्राप्त करने के लिए वाद लाने की समय सीमा। देखिए, मेहर की वसूली के लिए भारतीय पर सीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के अंदर ही वाद प्रस्तुत हो जाना चाहिए, वाद खारिज हो जाएगा। मेहर अगर मुअज्जल है तो पत्नी द्वारा इसकी मांग करने की तिथि से 3 वर्षों के अंदर वाद जो है दाखिल हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, विवाह में विच्छेद हो जाने पर मुअज्जम मेहर तुरंत देय हो जाते हैं। इस मामले में वाद की परसीमा अवधि विवाह विच्छेद की तिथि से 3 वर्ष तक है। ये भी कहा गया। अगला पॉइंट है, विवाह विच्छेद या पति की जो है मृत्यु मामले में अगर पति पत्नी स्थिति में है तो वह 3 वर्ष के अवधि तक से प्रारंभ मानी जाएंगी। देखिए, जब पत्नी को तलाक या मृत्यु की सूचना मिलती है, किसी विधवा द्वारा मेहर के बदले में पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने की दशा में वाद की 3 वर्ष की परसीमा अवधि पति की मृत्यु के दिन से मानी जाएगी। ये भी देखिए कहा गया, कंडीशन दिया गया, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग कि किसी विधवा द्वारा मेहर को बदले में पति की संपत्ति पर अगर कब्जा बनाए रखने की दशा में वाद की जो है ये विवाद जो हुआ है 3 वर्ष की परसीमा अवधि है, मतलब ये मिनिमम होना चाहिए, पति की मृत्यु के दिन से ही मानी जाए। जो है पति की मृत्यु अगर हो रही तो उसके 3 साल बाद ही, ये कहा गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। तो आई होप है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी, मज़ा आया होगा। तो अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि उन लोगों के पास भी कंटेंट पहुँचे, सही से पहुँचे, अच्छे से पहुँचे। आप लोग भी सही से देखिए। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।